हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। यदि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 45 है तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें इस प्रश्न में, तो प्रश्न में अभिदृश्य की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है, नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। नेत्रिका की फोकस दूरी ज्यादा है, अभिदृश्य की कम है, जिसका मतलब है कि दिया गया सूक्ष्मदर्शी दरअसल सरल सूक्ष्मदर्शी है। तो यहाँ सारी बातें सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए की जाएंगी। पहले हम समझते हैं कि श्रांत नेत्र की अवस्था क्या होती है। श्रांत नेत्र, तो दरअसल श्रांत नेत्र की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जब हमारी आंखें एकदम आराम से वस्तुओं को देखती हैं। वस्तुओं को हम आराम से तब देखते हैं जब वस्तुएं हमारी आंखों से अधिकतम दूरी पर होती हैं। इसलिए श्रांत नेत्र की अवस्था में जो दरअसल वस्तु होता है वो अनंत दूरी पर होता है। वस्तु अनंत दूरी पर। अब जो यहाँ पे वस्तु है वो दरअसल है दिए गए सूक्ष्मदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत दूरी पर। अनंत दूरी पर। अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत दूरी पर है तो इस अवस्था में जो हमारी आंखें होंगी वो प्रतिबिंब को आराम से देख सकती हैं। तो ये होगी अवस्था श्रांत नेत्र की। अब हम समझते हैं कि किसी भी प्रकाशिक यंत्र का आवर्धन क्षमता किस तरीके से निर्धारित किया जाता है। मान लीजिए हमारी आंखें हैं ये कुछ इस तरीके से। अब आंखों से मान लीजिए कुछ दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। वस्तु की ऊंचाई हम h ले लेते हैं। मान लीजिए वस्तु जो है वो u दूरी पर रखा हुआ है हमारी आंखों से। इस चीज को आप महसूस भी कर सकते हैं कि अगर आप इस u का मान घटाते हैं, अर्थात किसी दूर वाली वस्तु को पास लाते हैं आंखों के, तो दरअसल उसका आकार हमारी आंखों से बड़ा दिखने लगता है। जैसे अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य बहुत बड़ा है लेकिन आंखों से बहुत दूर होने की वजह से वो काफी छोटा दिखता है। वहीं सूर्य का अगर हम सूर्य के पास जाते जाए तो सूर्य हमें बड़ा होता दिखेगा। अब जो यहाँ पे वस्तु हमने ली है उसकी ऊंचाई h ले रखी है। अब जब ये वस्तु जो है आंखों के पास इसको लाएंगे तो ये हमें बड़ा होता दिखाई देगा। इसका कारण होता है दरअसल दर्शन कोण, जो हमारी आंखों के ऊपर किसी वस्तु द्वारा बनता है, जो कि ये वाला कोण है। मान लीजिए कि यह कोण अल्फा है, तो ये अल्फा कोण जितना ज्यादा होगा किसी वस्तु द्वारा वो वस्तु हमें उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। तो यहाँ पे अगर हम tan अल्फा का मान लिखना चाहें तो वह हो जाएगा h भागे u के बराबर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि u जितना कम होगा उतना ही बड़ा वस्तु हमें दिखने वाला है। आप किसी वस्तु को अपनी आंखों तक कितने से कितना करीब ला सकते हो? d दूरी तक। d मतलब सामान्य स्थिति में इसका मान 25 सेंटीमीटर लेते हैं। यह है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। आप खुद भी इसका प्रयोग कर सकते हैं कि आप एक वस्तु को अपनी आंखों के पास लाते जाइए। एक समय ऐसा आता है कि जब वो वस्तु आपको दिखना बंद हो जाता है। दरअसल वही दूरी कहलाती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो सामान्य अवस्था में 25 सेंटीमीटर ले लिया जाता है। हालांकि अलग अलग आयु में इसका मान अलग अलग होता है। बच्चों के लिए कम होता है, बूढ़ों के लिए ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे अगर हम नग्न आंखों से बात करें अधिकतम अल्फा कोण की, तो उस अवस्था में यहाँ यू की जगह पे डी डाल देंगे। तो यहाँ हम इस यू को हटा देते हैं और इसके जगह पे डी डाल देते हैं, अर्थात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यही हो जाएगा अल्फा का अधिकतम मान। अब दरअसल हम इस अल्फा की तुलना करते हैं किसी भी प्रकाशिक यंत्र द्वारा। जब किसी वस्तु को देखते हैं तब जो नया दर्शन कोण बनता है आंखों पर, उससे मान लीजिए हम इसी वस्तु को किसी एक प्रकाशिक यंत्र से देखते हैं, प्रकाशिक यंत्र से, तो होता यह है, मान लीजिए कि वस्तु अब हमें प्रकाशिक यंत्र से देखने पर, मान लीजिए जो वस्तु है वो हमारी आंखों पर अब बीटा कोण बना रहा है और इसकी ऊंचाई मान लीजिए अब h डैश है, और यहाँ पे हमारी आंखों से दूरी जो है वो है मान लीजिए x के बराबर। इधर हमारी आंखें हैं, ये देख रहे हैं हम प्रकाशिक यंत्र के माध्यम से, नग्न आंखों से नहीं। तो यहाँ पे tan बीटा का मान लिखा जा सकता है, tan बीटा बराबर h डैश भागे x के बराबर। अब दरअसल हमारी आंखें इतनी छोटी होती हैं कि उनपे जो दर्शन कोण बनता है वो बहुत कम बनता है, इसलिए यहाँ पे अल्फा का मान लिखते हैं। इसलिए दरअसल यह tan अल्फा जो होता है वो लगभग अल्फा के बराबर होता है, अर्थात अल्फा का लगभग मान होगा h भागे d। इसी तरीके से बीटा का लगभग मान होता है, हो जाएगा h डैश भागे x के बराबर। अब जो यह प्रकाशिक यंत्र हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसकी आवर्धन क्षमता को हम m से दर्शाएं तो दरअसल m कुछ और नहीं बल्कि बाद वाला कोण भागे पहले वाला कोण है। अर्थात प्रकाशिक यंत्र ने हमारी आंखों पर जो वस्तु द्वारा कोण बन रहा था उसको कितने गुना से बढ़ा दिया, वही होता है आवर्धन क्षमता। तो m का सूत्र यहाँ पे लिखेंगे m बराबर बीटा भागे अल्फा के बराबर, अर्थात m का मान यहाँ पे लिखा जाएगा m बराबर h डैश भागे h गुणे d भागे x के बराबर। ये हो गया आवर्धन क्षमता का मान दिए गए प्रकाशिक यंत्र का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक उत्तल लेंस बना के रखा हुआ है। चलिए इसके सामने एक वस्तु रख देते हैं कुछ इस तरीके से। वस्तु को नाम दे देते हैं ए बी। वस्तु की जो लेंस से दूरी है मान लीजिए कि u है। अब u यहाँ पे ऋणात्मक होगा क्योंकि किरण इधर से इधर जा रही होगी,
तो इसके उल्टे दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी, तो u यहाँ पे ऋणात्मक है। चलिए मान लीजिए कि यह जो वस्तु है AB, इसका इधर कहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है। अब ये बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, निर्भर करेगा कि u कितना है। और साथ ही साथ ये प्रतिबिंब जरूरी नहीं है कि इधर ही बने, वो इधर भी बन सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे v दूरी है, प्रतिबिंब को नाम देते हैं a डैश b डैश। वस्तु की जो ऊंचाई है उसे h मान लीजिए, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है उसे h डैश मान लीजिए। इस अवस्था में दिए गए लेंस के लिए जो इसका आवर्धन क्षमता लिखा जाता है उसका मान लिखा जाता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश भागे वस्तु की ऊंचाई h। ध्यान से अगर आप देखें तो ये आवर्धन क्षमता बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के लंबाई से कितने गुना बड़ा है अथवा कितने गुना छोटा है। साथ ही साथ इसको लिखा जाता है प्रतिबिंब की दूरी भागे वस्तु की दूरी। अगर आप इसी स्थिति के बारे में बात करें कि वस्तु इधर है, उसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो दिखाए गए स्थिति के लिए v जो है वो धनात्मक है, u ऋणात्मक है, जिसका मतलब है कि m ऋणात्मक है। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो अगर हम ऊपर की दिशा को धनात्मक ले लें, नीचे की दिशा को ऋणात्मक ले लें, तब यहाँ पे h डैश ऋणात्मक होगा और h धनात्मक होगा, जिसका मतलब m जो है अर्थात आवर्धन क्षमता, वह फिर से हम बोल सकते हैं कि ऋणात्मक ही है। दरअसल जब भी किसी भी प्रकाशिक यंत्र द्वारा, चाहे वो एक लेंस हो, चाहे बहुत सारे लेंस हो, चाहे वो कोई भी एक प्रकाशिक यंत्र हो, उसके लिए आवर्धन क्षमता ऋणात्मक तब होता है जब अंतिम प्रतिबिंब उसका वस्तु के दिशा से उल्टी दिशा में बने। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब उसका नीचे है, तो इस चीज को आप याद रखें। अब हम समझते हैं कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है और उसके लिए आवर्धन क्षमता का मान निकालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दिखाया गया है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं, ये पहला उत्तल लेंस है, ये दूसरा उत्तल लेंस है। जिस उत्तल लेंस के पास में वस्तु रखा जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक AB वस्तु रखा गया है। यहाँ पे वस्तु का नाम AB है। वस्तु की ऊंचाई जो है हमने यहाँ पे h ले रखी है। तो वस्तु के पास वाला जो लेंस होता है वो दरअसल होता है अभिदृश्यक लेंस, जिसको O से दर्शाया जाता है, ऑब्जेक्टिव बोला जाता है अंग्रेजी में। तो ये होगी अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक। इसकी जो फोकस दूरी होगी वो दरअसल FO से दर्शाई जाती है। और जिधर से हम देखते हैं अर्थात जिधर हमारी आंखें होती हैं, उसके पास वाला जो लेंस होता है उसे बोला जाता है आई लेंस, जिसको ई से दर्शाया जाता है। हिंदी में उसको नेत्रिका लेंस बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी नेत्रिका। इसकी जो फोकस दूरी होती है वो दरअसल FE से दर्शाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वस्तु है उससे हमने दो किरण निकाला हुआ है। एक तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही है और दूसरी अभिदृश्यक के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है। क्योंकि ये वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, इसलिए अपवर्तन के पश्चात वह अभिदृश्यक के फोकस दूरी से होकर गुजरेगी, इसलिए ये दूरी जो है वो है FO के बराबर। मान लीजिए जो AB वस्तु है उसकी अभिदृश्यक से दूरी UO है, कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि ये वाली जो किरण है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है, तो यह बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहला प्रतिबिंब बन रहा है अभिदृश्यक के द्वारा। इसका नाम हमने यहाँ पे रख रखा है A डैश B डैश। इसकी ऊंचाई हमने H डैश बोल रखी है। अब दरअसल होता यह है कि ये जो A डैश B डैश प्रथम प्रतिबिंब है, इसका अंतिम प्रतिबिंब बनता है नेत्रिका के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसे हमने बोला है A डबल डैश B डबल डैश। हम मान लेते हैं कि नेत्रिका से जो ये अंतिम प्रतिबिंब है इसकी दूरी VE है। अब यहाँ पे जो प्रथम प्रतिबिंब है A डैश B डैश, वो दरअसल नेत्रिका के लिए वस्तु का काम कर रही है, इसलिए उसकी नेत्रिका लेंस से दूरी जो है वो UE बोल देते हैं। और यहाँ पे इस कोण को हम बोल देते हैं कि यह कोण बीटा है। अब यहाँ पे जो A डैश B डैश प्रतिबिंब है वो दरअसल अभिदृश्यक के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है, इसलिए उसकी दूरी जो है अभिदृश्यक से मान लेते हैं कि वो VO है। इस अवस्था में मान लीजिए A डबल डैश B डबल डैश की ऊंचाई H डबल डैश है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे बात किया, अभिदृश्यक के द्वारा आवर्धन के सूत्र से लिख सकते हैं H डैश भागे H बराबर हो जाएगा VO भागे UO के। ये प्रथम समीकरण मान लेते हैं। साथ ही साथ नेत्रिका के द्वारा जो यहाँ पे आवर्धन हो रहा है उसके लिए हम सूत्र लिख सकते हैं H डबल डैश भागे H डैश, ये बराबर है VE भागे UE के। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ये है आपका पहला समीकरण और ये है आपका दूसरा समीकरण। अब अगर हम यहाँ पे दिए गए प्रकाशिक यंत्र के लिए अर्थात सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन का मान लिखना चाहें तो m का मान लिखा जाएगा m बराबर, जैसा कि हमने बात किया, बीटा भागे अल्फा। तो यहाँ पे बीटा कोण को मैंने बीटा से ही दर्शा रखा है, अर्थात अंतिम कोण जो हमारी आंखों पे बनेगा। अंतिम कोण यहाँ पे बीटा है, जिसका मान हम लिख सकते हैं, यहाँ से अगर देखें तो tan बीटा का मान यहाँ से लिखा जाएगा tan बीटा बराबर H डबल डैश भागे VE के बराबर। तो यहाँ पे बीटा अगर हम लिखना चाहें तो tan बीटा, क्योंकि लगभग बीटा के ही बराबर होगा, जो कि बराबर हो जाएगा H डबल डैश भागे VE के। तो यहाँ डाल देते हैं उसको H डबल डैश भागे VE, भागे हो जाएगा यहाँ पे अल्फा। अब यहाँ पे जो tan अल्फा होगा, जिसको लगभग अल्फा लिख सकते हैं, वो बराबर होगा वस्तु की ऊंचाई जो कि H है भागे D के।
तो यहाँ लिख देंगे h भागे d के। तो यहाँ से आपको आवर्धन का मान मिल रहा है m बराबर h डबल डैश भागे h गुणे d भागे वी के बराबर। क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब इधर आप देख सकते हैं कि जो वी है वो ऋणात्मक है, अर्थात ये वाला पद ऋणात्मक है, और जो यहाँ पे h डबल डैश है वो नीचे की तरफ है, इसलिए वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो h डबल डैश भी ऋणात्मक है। वहीं जो h है वस्तु की ऊंचाई जो कि ऊपर दिशा में है, इसलिए वो धनात्मक हो जाएगी। इसलिए ये जो पूरा पद है आवर्धन, ये दरअसल धनात्मक है, धनात्मक। देखिए आवर्धन का ये संख्यात्मक मान तो सही है, लेकिन अगर आप चिन्ह के साथ लिखना चाहते हैं तो उसको लिखना पड़ेगा m बराबर ऋण h डबल डैश भागे h गुणे d भागे वी के बराबर। अब क्योंकि जैसा कि हमने बात की यहाँ पे हम दूसरे समीकरण से दरअसल h डबल डैश भागे वी का मान निकाल सकते हैं, जो कि आएगा h डबल डैश भागे वी बराबर, यहाँ से आप देखें दूसरे समीकरण से तो आएगा h डैश भागे यू। तो ये है h डैश भागे यू के बराबर। तो यहाँ उसको डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम m के सूत्र में चिन्ह के साथ अगर लिखना चाहें तो h डबल डैश भागे वी को लिख सकते हैं h डैश भागे यू, और यहाँ आ जाएगा d भागे h। अब ध्यान से देखें आप प्रथम समीकरण से, तो h डैश भागे h इसके जगह पे लिखा जा सकता है वीओ भागे यूओ। तो यहाँ पे m का मान आ जाएगा m बराबर ऋण वीओ भागे यूओ गुणे d भागे यूई। तो ये हो गया हमारे पास में आवर्धन का सूत्र दिए गए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। हालांकि ये भी मान सही है, लेकिन ये केवल संख्यात्मक मान है, और ये जो मान है ये चिन्ह के साथ है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो वीओ धनात्मक है, यूओ ऋणात्मक है, यूई भी ऋणात्मक है। अब ऋणात्मक धनात्मक इसलिए बाहर ऋण लगा हुआ, तो इसका मतलब पूरा ही आवर्धन क्षमता का सूत्र जो है वो ऋण चिन्ह में आएगा। ऐसा भी देख सकते हैं कि जो अंतिम प्रतिबिंब है उल्टा बन रहा है रखे गए वस्तु से, जिसका मतलब है कि वो आवर्धन ऋणात्मक आना चाहिए। तो इसको हमने यहाँ पे चिन्ह सहित लिख लिया। तो यहाँ पे आवर्धन की 3 स्थितियां हैं। पहला तो है सामान्य। अब जो ये सूत्र आपको दिख रहा है आवर्धन का, ये किसी भी स्थिति के लिए सही है, तो पहली स्थिति तो यही हो जाएगी। तो ये हो गया पहला स्थिति, जब किसी भी स्थिति के लिए हमें आवर्धन का सूत्र निकालना हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरे स्थिति पे चलते हैं हम अधिकतम आवर्धन के लिए, देखते हैं कि अधिकतम आवर्धन क्या होगा। अधिकतम आवर्धन, इसको अगर आपको महसूस करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको महसूस कैसे करना है। आप अगर ध्यान से देखें तो जो आवर्धन होता है इसको हमने निकाला है बीटा भागे अल्फा से। ये क्या है? ये बीटा भागे अल्फा ही तो है। तो यहाँ से क्योंकि अल्फा का मान तो नियत है, अल्फा का मान तो बदलेगा नहीं, क्योंकि वो h भागे डी है, वस्तु की ऊंचाई तो बदलेगी नहीं, और डी भी नियत ही है। तो अल्फा तो नियत है, लेकिन बीटा नियत नहीं है। अब आपको अगर m का मान अधिकतम चाहिए तो बीटा को अधिकतम करना पड़ेगा। बीटा मतलब क्या? ये वाला कोण। अब ये कोण अधिकतम तब होगा जब ये a डबल डैश b डबल डैश जो अंतिम प्रतिबिंब है, जो कि हमारी आंखों के लिए वस्तु का काम कर रही है, ये हमारी आंखों के बहुत ही करीब हो। अब जितना करीब होगा ये बीटा उतना ही बढ़ता जाएगा, और पास आए तो और बीटा हो जाएगा, और पास आए तो और बीटा बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये कितना करीब हो सकता है? ये कम से कम डी तक ही आ सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपको अधिकतम आवर्धन चाहिए तो जो वी है अर्थात अंतिम प्रतिबिंब की दूरी, वो होनी चाहिए ऋण डी के बराबर। इस स्थिति में जो हमें आवर्धन का मान मिलेगा m, वो दरअसल अधिकतम हो जाएगा, अधिकतम। तो हम लिख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो m होगा वो अधिकतम तब होगा जब अंतिम प्रतिबिंब ऋण डी दूरी पर हो। अब यहाँ पे अगर हम नेत्रिका लेंस के ऊपर लेंस सूत्र लगाएं तो हम लिख सकते हैं 1/Fe बराबर 1/VE ऋण 1/UE। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/UE का मान 1/UE बराबर हो जाएगा 1/VE ऋण 1/FE। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/UE का मान ये बराबर हो जाएगा 1/VE की जगह पर ऋण डी डाल देंगे ऋण 1/FE। इसको हम क्या करते हैं कि आवर्धन के सूत्र में डाल देते हैं। यहाँ पे जो 1/UE लिखा, यहाँ पे जो UE लिखा है नीचे, उसके जगह पे डाल देते हैं इसका मान। तो हमें मिलेगा m का मान m बराबर, इधर से अगर आप देखें तो है ऋण वीओ भागे यूओ गुणे डी, और यहाँ पे लिखा है 1/UE। अब 1/UE की जगह पे उठा के डाल दीजिए ये मान, और ऋण चिन्ह का अंदर गुणा कर दीजिए, तो आपको मिलने वाला है वीओ भागे यूओ, और डी को अंदर ले जाए तो मिलेगा 1 + डी भागे FE के बराबर। तो यहाँ से हमें m अधिकतम मिल रहा है, इसको m मैक्स बोल देते हैं, ये अधिकतम आवर्धन है, ये बराबर मिल रहा है VO भागे UO, और यहाँ गुणा है 1 धन D भागे FE का। ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो VO है वो धनात्मक है, लेकिन UO ऋणात्मक है, इसलिए पूरा आवर्धन ऋणात्मक है। ये हो गया आपका अधिकतम आवर्धन। हम बात करते हैं तीसरी स्थिति की, जब आवर्धन न्यूनतम है, बोलते हैं न्यूनतम आवर्धन। पुनः न्यूनतम आवर्धन को भी उसी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे आवर्धन का सूत्र बीटा भागे अल्फा है, बीटा को न्यूनतम कर दीजिए। अब जो बीटा है यहाँ पे वो न्यूनतम कब होगा? जब ये वस्तु a डबल डैश बहुत ही पीछे चली जाए, जितनी ज्यादा दूर जाती जाएगी बीटा उतना ही कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि न्यूनतम अगर आपको आवर्धन चाहिए तो VE का मान आप कुछ और नहीं बल्कि अनंत के बराबर कर दीजिए। यहाँ पे VE जो है ये वाली दूरी, इसको अनंत कर दीजिए, तो सीधे सीधे
बीटा न्यूनतम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पुनः नेत्रिका पर लेंस सूत्र लगाते हैं। तो 1/Fe लिखा जा सकता है 1/VE ऋण 1/UE। यहाँ से आपको 1/UE का मान मिलेगा, 1/UE बराबर 1/VE ऋण 1/Fe। अब 1/VE, वी की जगह पर अनंत डालेंगे तो 1/अनंत ऋण 1/Fe। इसका मान आ जाएगा 0, क्योंकि ऊपर 1 है छोटी संख्या, नीचे बहुत बड़ी संख्या है, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको 1/UE का मान मिलेगा न्यूनतम आवर्धन की स्थिति में ऋण 1/Fe, जिसका मतलब है कि यहाँ पे आपको मिल रहा है UE की जगह पे ऋण Fe। इसको उठा के हम आवर्धन के सूत्र में डाल देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पहली स्थिति है, इस सूत्र का इस्तेमाल आप किसी भी स्थिति के लिए लगा सकते हैं, तो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं आवर्धन का मान हम m बराबर, इसको हम m मीन बोल देते हैं, अर्थात न्यूनतम आवर्धन। ये बराबर हो जाएगा ऋण VO भागी UO गुणे D और 1/UE, 1/UE की जगह पे 1 ऋण Fe आ जाएगा। तो यहाँ से आपको न्यूनतम आवर्धन का मान मिल रहा है m मीन बराबर VO भागे UO गुणे D भागे Fe। तो ये हो गया न्यूनतम आवर्धन का मान। पीछे हमने निकाला है अधिकतम आवर्धन का मान, जो कि है m मैक्स के बराबर। इसका मान है VO भागे UO गुणे 1 धन D भागे Fe। ये हो गया अधिकतम न्यूनतम के लिए। और किसी व्यवस्था के लिए आवर्धन का मान लिखा जाएगा m बराबर पहली स्थिति, जो कि है ऋण VO भागे UO गुणे D भागे UE के बराबर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। तो यहाँ इस प्रश्न में हमें दरअसल 3 चीजें दी गई हैं। पहली चीज है Fe, दूसरी चीज है FO, तीसरी चीज है आवर्धन क्षमता। क्योंकि यहाँ पे अंतिम प्रतिबिंब जो है वो अनंत दूरी पर है, इसलिए आवर्धन क्षमता दरअसल न्यूनतम आवर्धन क्षमता के बराबर होगा, अर्थात m मीन के बराबर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होता है, इसलिए अगर हम चिन्ह सहित आवर्धन क्षमता का मान लिखें तो दिए गए प्रश्न में दिया हुआ है ऋण 45 के बराबर। Fe मतलब कि नेत्रिका की फोकस दूरी, FO मतलब अभिदृश्य की फोकस दूरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभिदृश्य की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। नेत्रिका की फोकस दूरी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो सूक्ष्मदर्शी होगी उसकी लंबाई L बराबर हो जाएगी VO और UE की संख्यात्मक मान के धन योग के, अर्थात यहाँ लिख देंगे VO धन UO का संख्यात्मक मान। चिन्ह सहित अगर आप लिखना चाहें तो VO धनात्मक है, इसलिए उसको ऐसे ही रख देंगे। UE ऋणात्मक है तो इसके लिए उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे। तो ये भी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई है। यहाँ इस प्रश्न में L का मान हम लिख सकते हैं L बराबर VO ऋण UE के बराबर। अब यहाँ ना तो हमें VO पता है ना तो UE पता है, तो दोनों को निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम न्यूनतम, अब दरअसल अगर आप ध्यान से देखें तो जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत दूरी पर तब बनेगा जब ये UE बराबर हो जाए नेत्रिका की फोकस दूरी के। क्योंकि अगर आप लेंस के बारे में बात करें तो लेंस के फोकस दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, इसलिए दरअसल यहाँ पे UE का मान है UE बराबर ऋण FE के, जो कि बराबर हो जाएगा ऋण 5 सेंटीमीटर के। तो अब जो लंबाई है सूक्ष्मदर्शी का वह है VO ऋण UE मतलब धन 5। अब हमें VO का मान निकालना है। अब हम इस्तेमाल करते हैं इस सूत्र का, अर्थात न्यूनतम आवर्धन के सूत्र का। तो ऋण 45 को लिखा जाएगा ऋण 45 बराबर, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में बात किया, VO भागे UO और यहाँ गुणा करेंगे D भागे FE का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ऋण 45 हो जाएगा VO भागे UO और इसमें गुणा करेंगे D जो कि होता है 25 सेंटीमीटर, FE जिसका मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये हो गया 5 VO भागे UO के बराबर। हमें चाहिए VO का मान, तो यहाँ से VO का मान लिख सकते हैं VO बराबर ऋण 45 UO भागे 5, ये हो जाएगा 9 UO के बराबर। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। UO पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अभिदृश्य के ऊपर लेंस सूत्र लगाते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1/FO बराबर 1/VO ऋण 1/UO। तो यहाँ से 1/UO का मान लिखा जा सकता है 1/UO बराबर 1/VO ऋण 1/FO। FO का मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। ये लिखा जा सकता है 1 ऋण VO भागे VO। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं UO का मान UO बराबर VO भागे 1 ऋण VO। अब इसका मान उठा के समीकरण 1 में डालने तो हमें मिलेगा VO बराबर ऋण 9 गुणे UO जो कि है VO भागे 1 ऋण VO। तो इसको लिखा जा सकता है 9 ऋण 9 VO भागे 1 ऋण VO। अब इसको लिख सकते हैं VO बराबर 9 VO भागे VO ऋण 1। VO से VO कट जाएगा तो VO ऋण 1 का मान लिखा जा सकता है 9 के बराबर, जिसका मतलब है कि VO का मान आ गया यहाँ से 10 के बराबर। यहाँ पे दूरियों को हमने सेंटीमीटर में रखा तो VO का मान सेंटीमीटर में आएगा। इस तरीके से दिए गए सूक्ष्मदर्शी का जो लंबाई आ जाएगा वो आ गया हमारे पास में, जो कि यहाँ पे है VO धन 5 के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो VO की जगह पे 10 रख दिया और 5 जोड़ दिया यहाँ पे, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी दिए गए सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। इस तरीके से हमने प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।